Like the video, subscribe to the channel and also press the bell icon for latest video updates. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष पांडे आपका इंग्लिश मेंटोर स्वागत करता हूं एक बार फिर से इसरो एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक एडजेक्टिव्स, बोर्ड पर लिखा हुआ है। बैंक ओरिएंटेड टॉपिक है। ज़्यादातर हम लोग बैंक ओरिएंटेड चीज़ों को ही पढ़ेंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये बैंक में आता है या आता हर टॉपिक हर एग्जामिनेशन में है, लेकिन आज बैंक के पर्सपेक्टिव से हम लोग इसकी पढ़ाई करेंगे। ठीक, अब सवाल ये है कि एडजेक्टिव्स पढ़ने के पीछे क्या मोटो है, एडजेक्टिव से कैसे सवाल आते हैं बैंक पी एग्जामिनेशन में। भाई ऑब्वियसली हर टॉपिक में इसकी प्रेजेंस होती है। फॉर एग्जांपल इरेड डिरेक्शन में सबसे ज़्यादा इसको पूछा जाता है, साथ साथ रिप्लेसमेंट, फिलर्स और फिल इन द ब्लैंक्स, हर जगह इसका इस्तेमाल है। तो एडजेक्टिव्स के हम लोग कोर रूल्स को साथ साथ बेसिक रूल्स को दोनों को स्टार्ट करेंगे, ताकि कोई भी बच्चा अगर न्यू भी हो तो उसे कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो सवाल यह है कि स्कूल में, कॉलेजेस में आपने पढ़ा है कि एडजेक्टिव्स मतलब विशेषण, एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा है कि भैया ये एडजेक्टिव होता है, वो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के टाइप्स पढ़ा है, काइंड्स पढ़ा है। हमें वो सब जानने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वैसे कोई क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम होकर के आते नहीं है। ये कंपटीशन है, कंपटीशन में उसका यूटिलाइजेशन आता है, ना कि उसके टाइप्स और उसके काइंड्स पूछता है। ठीक, अगर आपको टाइप्स एंड काइंड्स जानना है तो बहुत सारे भतेरे वीडियोस पड़े हुए हैं बेसिक वाले, जैसे कि इसमें बताएगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है तो ये एडजेक्टिव फला ढिमकाना, भूल जाइए उसे। यूटिलाइजेशन इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू नो। ठीक है, सो आज हम लोग ये जानेंगे कि एडजेक्टिव्स का क्या रोल है, क्या क्या रूल्स हैं जो हम लोग हर बार एक गलती करने में भूल जाते हैं। ठीक है, पहले बेसिक चीजें जानते हैं कि एडजेक्टिव्स करता क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 3-4 सेंटेंसेस लिख रहा हूं, आई एम टॉल, ठीक है, ये एक सेंटेंस लिखा है आई एम टॉल, इसमें टॉल क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि टॉल किसी भी व्यक्ति, वस्तु या किसी भी चीज की विशेषता को बता रहा है। हिंदी बोले तो विशेषण, उसकी जो भी उसकी स्पेशलिटी के बारे में बताता है, जो भी शब्द, उसको हम लोग एडजेक्टिव या हिंदी में विशेषण कहते हैं। ठीक, तो टॉल किसकी विशेषता बता रहा है? आई की, इसलिए क्या कहलाता है? एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण। ठीक, इतना बेसिक सबको क्लियर होना चाहिए। अगर मैं कहूं ही इज गुड, फाइन, एक्सेट्रा, कुछ भी, तो ये सारे शब्द इस ही जो नाम का जो प्राणी है इसकी क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? एडजेक्टिव्स। ठीक, तो बेसिक कंसेप्ट याद रखिएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे कि एडजेक्टिव से हमें क्या पढ़ना है एक्चुअली में। ठीक, अब देखिए एडजेक्टिव्स में हमें मेनली जो चीजें पढ़नी है, जो हमारे एग्जाम में हमारे काम आती है, वो कुछ रूल्स हैं जो हम हर बार कुछ गलतियां कमिट कर देते हैं जिसमें। ठीक, अब आज की क्लास में मैं क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, आज की क्लास में मैं आप लोग के लिए चैलेंजेस दूंगा। चैलेंजेस क्या होंगे? चैलेंजेस होंगे कि आज जो रूल्स और इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताऊंगा उनको आप याद रखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में उन्हीं के ऊपर बेस्ड मैं क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा। मतलब आज जो पढ़ाऊंगा उन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस मैं अगले क्लास में लेकर के आऊंगा। ठीक, और देखेंगे कि कितना आप लोगों ने सीखा है, कितना आप लोगों ने पढ़ा है। तो वीडियो को अगर आपको याद रखना है तो बार बार देखते रहिएगा वीडियो, क्योंकि अगले क्लास में एक छोटा सा क्विज टाइप में ही होगा। देखते हैं कितने लोग उसमें सक्सीड कर पाते हैं। ठीक, तो चलिए पहले रूल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमें एडजेक्टिव्स में आज मैं जो चीजें शुरू करूंगा वो डिग्रीज के बारे में है। डिग्रीज पढ़ा होगा पहले भी, एक बार फिर से जानते हैं। 3 डिग्रीज होती हैं। ठीक, कौन कौन सी? पहली होती है पॉजिटिव, सेकंड कंपैरेटिव, और थर्ड सुपरलेटिव। ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, इसमें से ये उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस या रेलेवेंस नहीं रखता हमारे एग्जाम से, लेकिन सबसे ज्यादा रेलेवेंस रखने वाला कौन सा है? ये कंपैरेटिव। सबसे ज्यादा गलती अगर कहीं कमिट होती है तो वो इसी में होती है। ठीक, तो इसी को उठाएंगे, लेकिन पॉजिटिव जानना जरूरी है। डिफरेंशिएट कर लेते हैं। कहते हैं पॉजिटिव में अगर मैं कहूं आई एम टॉल, वही पुराना एग्जाम्पल, तो टॉल क्या है? एडजेक्टिव, लेकिन वो किसकी विशेषता बता रहा है? आई की। ठीक, जब भी कोई शब्द किसी व्यक्ति की, वस्तु की विशेषता बताता है उसे हम लोग हमेशा एडजेक्टिव कहते हैं, और वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में ही होता है। ठीक, तो ये कभी किस डिग्री में है? पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं किसी भी दो चीजों को, दो वस्तुओं को, दो जगहों को, किन्हीं भी दो चीजों को अगर मैं कंपेयर कर दूंगा, यानी कि उनका तुलनात्मक अध्ययन कर दूंगा, या फिर मैं कहूं इफ वी कंपेयर 2 थिंग्स देन वी विल हैव टू यूज विच डिग्री? ओनली एंड ओनली कंपैरेटिव डिग्री। ठीक, तो अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूं अपने भाई से तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम टॉलर देन माई ब्रदर। ठीक,
आई एम टॉलर देन माई ब्रदर। यहाँ पे कंपैरिजन किसका हो रहा है? माई ब्रदर का किससे? आई से। अब इसमें गलतियां हम क्या करते हैं, अगर मैं बेसिक मिस्टेक्स की बात करूं, तो टटपुंजिया वाला गलती जो क्लब्स वगैरह में कभी कभार आ जाता है, ठीक, उसमें क्या कर सकता है? टॉलर की जगह क्या कर देगा? टॉल। तो आई एम टॉल देन माई ब्रदर नहीं, आई एम टॉलर देन माई ब्रदर। क्यों? क्योंकि यहां पे कंपैरिजन हो रहा है, और जब कंपैरिजन नहीं होगा तो कौन सा डिग्री यूज करेंगे? पॉजिटिव डिग्री, ठीक। अब सुपरलेटिव डिग्री के एग्जांपल कह रहा हूं। अब कंपैरिजन तो मैं करता हूं, लेकिन कंपैरिजन के बाद जब कंपैरिजन की कोई सीमा ही नहीं रह जाती है, जब मैं कह देता हूं कि नहीं नहीं इन सारे ग्रुप में ये सबसे अच्छा है, तो उस केस में हम लोग हमेशा किस डिग्री का यूज करते हैं? सुपरलेटिव, ठीक। अब समझिए, अब समझिए, मैंने अपने बारे में बताया कि आई एम टॉल, फिर मैंने अपने भाई से अपने आप को कंपेयर कर दिया, फिर कह दिया आई एम टॉलर, ठीक, आई एम टॉलर, ठीक। अब मेरे परिवार में 8 लोग हैं, लेकिन उस सारे में से मैं सबसे लंबा हूं, तो मैं किस डिग्री का यूज करूंगा? सुपरलेटिव। आई विल यूज आई एम द टॉलेस्ट इन माई फैमिली। क्यों? क्योंकि मैं उनमें से एक ग्रुप में से सबसे ऊपर, ठीक। अब यहां पे स्पेशलिटी क्या है, याद क्या रखना है, ये भी एक कॉमन मिस्टेक है जो एक हमेशा कमिट करते हैं और मिलती है गलतियां, चाहे एसएससी हो, बैंक पीओ एग्जामिनेशन में भी कई बार इसको द को हटा देता है। ये याद रखिएगा, ये है सुपरलेटिव डिग्री, ये है कंपैरेटिव डिग्री, और ये है पॉजिटिव डिग्री। पढ़ा होगा बचपन से, टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट। तो बेसिक चीजें याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि बेसिक की मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक। द टॉलेस्ट, तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री पहले द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसमें डीप में। आज जो चीजें बताएंगे भैया याद रखना नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि सवाल लेकर के आऊंगा और अगर भूल जाओगे तो फिर वो सवाल कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि हाई लेवल के भी सवाल होंगे, मीडियम लेवल के भी होंगे, लो लेवल के भी होंगे, ठीक है। तो 3 चीजें अभी तक क्लियर हो गई, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अब जानते हैं, मैंने बताया कि सुपर कंपैरेटिव डिग्री सबसे ज्यादा परेशानी देता है, ठीक। अब देखिए क्या करना, कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन जनरली 2 चीजों का हो सकता है, ठीक, 2 लोगों का हो सकता है, ठीक, 2 जगहों का हो सकता है, या किन्हीं भी 2 चीजों का हो सकता है, ठीक है। अब समझते हैं कि कंपैरिजन होगा कैसे। समझिए, अगर मैं कहूं आई एम टॉलर देन माई ब्रदर, ये सेंटेंस एब्सोल्युटली राइट है, ठीक। लेकिन अगर मैं कहूं माई सिटी इज बिगर देन यू, अब समझिए कंपैरिजन किसका किसका हो सकता है, ठीक। यहां पे मैंने कंपैरिजन किया है आई का किससे? माई ब्रदर से, और क्वालिटी क्या है? डॉलर, ठीक। यहां पे मैंने कंपैरिजन किसका किया है? माई सिटी का यू से। हालांकि सुनने में और पढ़ने में सही लग रहा है कि बिल्कुल सही है सर, मैं कह रहा हूं कि मेरा शहर तुमसे बड़ा है, हिंदी में हम लोग यही बोलते हैं मेरा शहर तुमसे बड़ा है, लेकिन तुमसे नहीं बड़ा बेटा, तुम्हारे शहर से बड़ा है। तो एक्चुअल में कंपैरिजन किसका होना चाहिए? 2 समान चीजों का। अगर मैं इंसान का कंपैरिजन इंसान से कर रहा हूं, ऊंचाई, मोटाई, लंबाई, छोटाई, किसी भी चीज में, तो वो हमेशा उसी से जुड़ा हुआ कंपैरिजन होगा। तो ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक है जो हम अक्सर देखने को हमें मिल जाती है। तो याद रखिएगा, कंपैरिजन हमेशा समान चीजों का होता है, सेम। तो इसको सही करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ठीक, मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा? योर सिटी, ठीक है। तो याद रखिएगा कंपैरिजन हमेशा समान चीजों का होगा, ठीक। अब चलिए थोड़ा सा और डीप कंसेप्ट पे चलते हैं। अभी हाल फिलहाल में मैं एक स्टडी कर रहा था कुछ क्वेश्चंस पे प्रीवियसली आस्क्ड में, तो उसमें एक क्वेश्चन मेरे सामने आया था, वो क्वेश्चन तो नहीं दूंगा लेकिन उसके ऊपर बेस्ड एक कंसेप्ट दूंगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग द का यूज नहीं करते हैं। बिल्कुल करते हैं बेटा, सिर्फ 2 ही ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी आर्टिकल द का यूज करते हैं, याद रखिएगा। पहली सिचुएशन, ठीक, देखिए ये सिचुएशन होती है जब हम लोग इसको एक फ्रेज में यूज करते हैं। फ्रेज मतलब एक ऐसा सेंटेंस जो छोटे से बोलो और उसमें बड़ी सी इंफॉर्मेशन निकल के आए। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर घर पहुंचे, आपने पापा से पूछा पापा मम्मी कहां है, तो पापा क्या जवाब देंगे? बेटा तुम्हारी मम्मी किचन में है, या फिर सिर्फ इतना बोल देंगे किचन में। किचन में वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है, उसके चांसेस भी ज्यादा है। तो किचन में क्या हो गया? एक फ्रेज हो गया, लेकिन उससे एक प्रॉपर मैसेज कन्वे हो गया कि भैया मम्मी का पता चल गया कि मम्मी कहां पर है, ठीक। तो उसी को हम लोग फ्रेज कहते हैं, जिससे छोटे से सेंटेंस से एक बड़ा मैसेज कन्वे हो जाए। फ्रेजेस क्या होते हैं, मतलब किस तरीके के फ्रेजेस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द? देखिए आपने सुना होगा
द बिगर द बेटर। ठीक, ये क्या पढ़ रहा है? दो ऐसे चीजें बता रहा हूं, दो ऐसे कंसेप्ट बता रहा हूं जिसमें हम लोग द आर्टिकल द का यूज कंपैरेटिव डिग्री साथ भी करते हैं। ठीक, जनरली लोगों को नहीं करना आता है। तो द बिगर द बेटर, अगर इसमें से मैं एक भी जगह से द स्किप कर दूं, दैट मीन्स द क्वेश्चन इज रॉन्ग, राइट? तो द बिगर द बेटर। अब इसका मतलब क्या निकल के आया? भैया तुम टीवी खरीदने गए, तुमने दुकानदार ने पूछा भैया कितनी बड़ी टीवी चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? मैं पैसा बहुत है, जितना बड़ा दे दो उतना ही बढ़िया। तो उसको इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे? द बिगर द बेटर। ठीक, मेरा छोटा भाई फास्ट बॉलर है, ठीक, अगर मैं उसके लिए बोलूं कि भैया, तो अगर मैं बैटिंग करने जाऊं और वो मुझसे पूछे भैया कितनी तेज डालूं, तो मैं बोलूंगा जितनी तेज डालो उतना ही अच्छा पेस बॉलर। तो मैं क्या बोलूंगा? द फास्टर द डेडलियर। इसका मतलब क्या हुआ? जितनी तेज तुम डालोगे उतने ही खतरनाक तुम बॉलर होगे। दोनों केस में क्या इस्तेमाल कर रहा हूं? आर्टिकल द। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। सो डू रिमेंबर दिस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज वी आर गोइंग टू यूटिलाइज दिस इन एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू कम। ठीक है, चलिए अब सेकेंड पोर्शन जहां पे हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। सी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस कंसेप्ट फॉर लॉन्ग। सी कंपैरिजन अभी तक हम लोग कर रहे थे किसका किसका? दो लोगों का ना, ठीक, लेकिन दो से जैसे ज्यादा हो गए वो तुरंत क्या हो जाता था? सुपरलेटिव। अब देखिए क्या हो रहा। राम एंड श्याम फिर से ले आते हैं। ये एक सिचुएशन है जिसमें राम और श्याम क्या है? भाई है। ठीक, अब देखिए इनका कंपैरिजन मैं कैसे कर सकता हूं। पहला कंडीशन, मैं इनका कंपैरिजन कर रहा हूं। राम इज बेटर दैन श्याम। एकदम बेसिक इजी वे में, कोई बड़ा नाम नहीं, व्लादिवोस्टॉक वगैरह वगैरह लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सीधे राम श्याम। राम इज बेटर दैन श्याम। इसमें कहीं आर्टिकल द का यूज किया? नहीं किया। ठीक, तो कंपैरिजन करने का ये एक तरीका। और दूसरा तरीका जो प्रचलन में नहीं है लेकिन होता है, वो क्या है? राम इज बेटर ऑफ द टू। ठीक, अब दोनों सेंटेंस को एनालाइज करो। पहले सेंटेंस में मैं कंपैरिजन ही कर रहा हूं और दूसरे में भी मैं कंपैरिजन ही कर रहा हूं, लेकिन दोनों में बोलने का तरीका बस बदल गया। पहले वाले में क्या बोल रहा हूं? राम को कंपेयर कर दिया किससे? श्याम से। ठीक, लेकिन यहां पे कहीं पर मैंने आर्टिकल द का यूज नहीं किया बेटर के पहले, लेकिन यहां पर मुझे करना है क्योंकि मैंने स्किप कर दिया था, क्योंकि ये गलती, और ये गलती हमेशा याद रखना। जब भी इस पैटर्न में यानी कि ऑफ द टू में, और ये टू वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से सबसे अच्छा, भाई सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? 4, 5, 6, 10, 20, 50 में सबसे अच्छा। तो दो में से जो सबसे अच्छा होगा वो भी तो यूनिक होगा, और यूनिक के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं कि नहीं करते? तो वही चीज यहां पर भी है। राम इज द बेटर ऑफ द टू। जब भी इस पैटर्न में सेंटेंस दिख जाएगा, समझ जाना वहां पे आर्टिकल द का यूज करना ही है। अगर यहां पे स्किप किया हुआ दैट मींस इट इज रॉन्ग। ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट याद रखिएगा। आर्टिकल द का यूज आप कंपैरेटिव डिग्री के साथ करते हैं, लेकिन सिर्फ दो कंडीशंस में। ये दोनों कंडीशंस मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है, चलिए और थोड़े से डीप कंसेप्ट्स में जाते हैं। अब देखिए कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग कुछ और चीजों को मिस कर देते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर कंपैरेटिव डिग्री तभी यूज होती है जब हम लोग दैन का यूज करते हैं, या फिर कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा तभी। ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो एग्जांपल से समझते हैं। ठीक, वोकल एग्जांपल है। आपका कोई फ्रेंड है, उसने आपको कॉल किया, ठीक, और उसने आपसे पूछा यार मौसम कैसा है, तो आप क्या बोलेंगे? इट इज गुड, या फिर द वेदर इज गुड। ठीक, आज कौन सी तारीख है? जो भी तारीख है आप उसका अज्यूम कर लीजिए। आज आपके फ्रेंड ने फोन किया, तो आपसे क्या पूछेगा? मौसम कैसा है? तो आपने क्या बोला? मौसम अच्छा है, तो वेदर इज गुड। ठीक, आपने जो जवाब दिया उसको यहां लिख लेते हैं, वेदर इज गुड। ठीक है, अब वही फ्रेंड अगले दिन फिर कॉल करता है। ठीक, अब आपसे पूछेगा और भाई मौसम कैसा है, तो उसका जवाब आप ये कभी नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि उसके पूछने का तात्पर्य था कि भैया कल तो मौसम अच्छा था, आज कैसा है। तो इनडायरेक्टली ये कंपैरिजन तो हो रहा है, लेकिन कंपैरिजन वाला बोल नहीं रहा हूं। आप जवाब कैसे दोगे? हाँ यार आज मौसम अच्छा है। आज मौसम अच्छा मतलब कल के मुकाबले आज मौसम अच्छा है। वहां पे आपने दैन नहीं लिखा है, आपने पूरा सेंटेंस बोला हाँ कल के मुकाबले आज मौसम अच्छा है। ऐसा तो आप बोलोगे नहीं, आप बोलोगे आज मौसम अच्छा है। अब उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अगर मैं बोलूं टुडे
द वेदर इज गुड, या फिर टुडे यहां से हटा दो और लिख दो कहां पे, टुडे। ठीक, अब कल उसने कॉल किया तो भी गुड, आज उसने कॉल किया तो भी गुड, नहीं, तब उस केस में क्या हो जाएगा, बेटर। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन में अगर दैन नहीं भी लिखा है तो भी कंपैरिजन हो तो रहा है, तो वहां पे आपको सेंस को समझना पड़ेगा, क्या वहां पे कंपैरिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहां पे कंपैरिजन हो रहा है, वो क्वेश्चन में आपके लिए आपके पास आराम से इतना इनफ हिंट रहेगा कि आप समझ जाएंगे वहां पे कंपैरिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, तो डिफरेंस क्या है, अगर मैं कहूं, वेट जस्ट अ सेकंड, मिटा लूं, इसका एक और एग्जांपल दे देते हैं। जैसे मान लो आपकी तबीयत खराब हो गई, नहीं आपकी नहीं, किसी और की, XYZ पर्सन की तबीयत खराब हो गई, ठीक है, और उससे आपने पूछा अरे कैसे हो, तो वो बोलेगा आई एम गुड। अगले दिन फिर आपने उससे पूछा तो आप वो क्या बोलेगा, आई एम फीलिंग बेटर। क्यों बोलेगा? क्योंकि कल के मुकाबले वो अच्छा महसूस कर रहा है, लेकिन उसने क्या, उसने दैन का प्रयोग किया, आई एम फीलिंग बेटर दैन यस्टरडे, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको याद क्या रखना है कि वहां पे कंपैरिजन का सेंस होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि वहां पे कंपैरिजन हर बार दैन लगा करके आप करोगे ही करोगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ये सब रूल्स है, दिमाग में रखना, अगले क्लास में पूछूंगा, अगले क्लास में इसके ऊपर क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा और कहीं से भी आपको फंसा लूंगा, ये मेरी गारंटी है, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चीज जो हम लोग को याद रखनी है, देखिए एडजेक्टिव्स में कंपैरिजन में दो गलतियां हम लोग और भी अमूमन तौर पे करते हैं। पहली गलती, दैन और टू के बीच में फंस जाते हैं, ठीक, अक्सर देखने को मिलता है। ये बैंक क्यू एग्जामिनेशन का फेवरेट टॉपिक है। इतना बड़ा सा सवाल बना देगा, आपको लगेगा यार ये तो बहुत ही खतरनाक सा सवाल है और इसमें कोई बहुत बड़ा सा एरर होगा। कोई बड़ा रॉकेट साइंस थोड़ी पढ़ रहे हैं यहाँ पे यार, बड़ा सा एरर कुछ नहीं होता है, एरर छोटा ही होता है, बस आपको क्या करता है, घुमा देता है इतना ज्यादा है कि आप उलझ जाते हो, यार इतनी बड़ी बड़े शब्द फेंका हुआ है, इसमें कहीं एरर होगा, नहीं, एरर छोटा सा ही होता है। दैन टू का क्या मतलब है, देखो हम लोग अभी तक सीख रहे थे किसके बारे में, दैन के बारे में। दैन मतलब जब हम कंपेयर करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक, और टू का भी प्रयोग हम लोग करते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ही करते हैं, हर बार ऐसा प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर से वापस ले आते हैं, आई एम टॉलर, जो कि मैं हूं, दैन माई ब्रदर, ठीक है, यहां पे मैंने इस्तेमाल किया टॉलर साथ साथ दैन, ठीक है, लेकिन हर केस में दैन का प्रयोग नहीं करेंगे, कुछ केसेस में टू का भी प्रयोग करते हैं, वो आपको चुनिंदा है, वो आप रट्टा मार लीजिए, मैं अभी बता भी देता हूं, आप रट्टा भी मार लीजिए, गूगल भी कर लोगे तो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन उसमें कभी फंसना मत, ठीक। जैसे अगर मैं कहूं मेरे घर के मेरे फ्लैट के ठीक ऊपर मेरा कलीग रहता है जो मुझसे जूनियर है, ठीक है। अब मैं कहूं आई हैव अ फ्रेंड residing on the top floor who is junior than me। अब सपोज करो यही सवाल एग्जैक्टली आपके एग्जाम में आ गया, ठीक। अब इसको मैं एरर डिटेक्शन में फ्रेम कर देता हूं, यहां पे मैं कांटा लगा दूं, ये ऐसा लगा, कांटा लगा, ठीक, और फिर उसके बाद नो एरर लिख दूं। अब इस सवाल को हल करते हैं। भाई शुरुआत में आई हैव अ फ्रेंड रिसाइडिंग ऑन दी टॉप फ्लोर, ठीक, हु इज जूनियर देन मी। जूनियर के साथ कोई भी देन का प्रयोग नहीं करते, हमेशा क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, इसीलिए यहां से इसको हटा करके क्या लगा दो, टू। और ऐसे क्वेश्चंस आपको बैंक की एग्जामिनेशन में अक्सर मिल जाएंगे, एकदम बेसिक तुच्चे टाइप के, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मैं कुछ शब्द लिख दे रहा हूं जिनको आप लोग मगअप कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, जो आपका मन करे लिख के रट्टा मार लीजिए, डेली उसको रिवाइज करिए, तब आपको याद आ जाएगा, दिमाग में रहेगा। जैसे कुछ है, जैसे देख लीजिए, जूनियर लिख दिया मैंने, तो जूनियर के जैसे क्या हो गया, सीनियर, ठीक। या फिर इसका एक लॉजिक भी है, उसमें देखिएगा IOR से जितने भी एडजेक्टिव एंड होते हैं ना, IOR से, वो हमेशा क्या लेते हैं, टू लेते हैं, ये भी आप याद रख सकते हो, ठीक। अब ये कंसेप्ट मैं क्यों नहीं बताता हूं कि थोड़ा मैथमेटिक्स टाइप का हो जाता है यार, कि भैया सब्जेक्ट धन वर्ब धन, ये तो ये मुझे पसंद नहीं आता, ठीक है। तो IOR में जितने भी एडजेक्टिव एंड होते हैं समझ लीजिएगा टू, जैसे जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट जो कंसेप्ट है जो बता रहा हूं, ताकि अगले क्लास में आपको सवाल पूछ सकूं, ज्यादा नहीं बताऊंगा नहीं तो आपको ओवरबर्डन हो जाएंगे। तो आज का जो लास्ट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं वो कंसेप्ट है एज एंड एज का, ठीक है, एज एंड एज। अभी तक हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे दो चीजों, दो वस्तु, जो भी, तो उसमें क्या होता था, कुछ डिफरेंस होते थे जरूर, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति की हाइट 6 फुट है और किसी व्यक्ति की हाइट 6 फुट 2 इंच है, तो दोनों में डिफरेंस तो है, राइट? एक बड़ा है, एक छोटा है। तो उस केस में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? टॉलर, शॉर्टर, जो भी, क्योंकि उसमें डिफरेंस दिख रहा है, विजिबल है, आप आराम से उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक? लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पे हम लोग एक्चुअल में डिफरेंस को दिखाई नहीं सकते। उन केसेस में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? एज और एज का, ठीक? आज बहुत चर्चा होती है कि विराट कोहली सचिन के बराबर हो गया, ठीक? अब अभी तो लोग बहुत सारे लोग कॉन्ट्रडिक्ट भी करते हैं, लेकिन यही 10 साल बाद जब विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर को कंपेयर करेंगे तो हमारे सामने कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा किसी एक को बड़ा या छोटा बताने का। सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा, कौन कौन सा? एज और एज, क्योंकि दोनों क्या है? ऑलमोस्ट इक्वल, दोनों में कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक? अब समझिए एज और एज की खासियत क्या होती है। एज और एज के केस में जब मैं दोनों में से किसी को भी बड़ा या छोटा बता ही नहीं सकता हूं, तो फिर मैं उसमें कैसे बोल दूं कि ही इज बेटर, ही इज गुड, ही इज फास्टर, ही इज स्मार्टर? मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं क्या? अगर मैंने लिख दिया कि आई एम स्मार्टर देन यू, तो इसका मतलब है कि मैं थोड़ा सा ही सही लेकिन ज्यादा हूं। लेकिन अगर मैं कहूं कि यार मैं और तुम्हारे में कोई डिफरेंस नहीं है, हम दोनों जितना तुम उतना ही मैं भी हूं, तो उस केस में जब डिफरेंस है ही नहीं तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? एज और एज, लेकिन किस डिग्री के साथ? हमेशा पॉजिटिव डिग्री के साथ ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक? एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं आई एम एज स्मार्ट एज माई ब्रदर, ठीक? तो इसका मतलब क्या निकला कि मैं अपने भाई के जितना ही स्मार्ट हूं, मतलब हम दोनों की स्मार्टनेस में कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसमें लॉजिक क्या याद क्या रखना है? यहां पे जो स्मार्ट लिखा है ना, ये स्मार्ट ही रहेगा, स्मार्टर नहीं होगा, क्योंकि इसकी कंपैरेटिव डिग्री स्मार्टर होती है। लेकिन अगर यहाँ पे आप स्मार्टर लगा दोगे तो लॉजिकली ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब है कि तुम ये भी, अब तुम अपने ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो, यार मैं स्मार्ट भी हूं ज्यादा और बराबर भी हूं। नहीं, या तो तुम ज्यादा स्मार्ट हो या तो तुम बराबर, ठीक? तो इधर यू कैन राइट दिस, आई एम स्मार्टर, फिर उसके बाद मैं देन लगा दूं, या फिर मैं कर दूं आई एम एज स्मार्ट एज माई ब्रदर, ठीक है? याद रखिएगा। अब इसमें एक डीप कंसेप्ट है एज और एज से रिलेटेड, ठीक? बहुत बच्चों को लगता है गणित अच्छी, आओ भैया गणित अच्छी है तो बताओ ये कंसेप्ट समझ के दिखाओ हमें। देखो, सबका कंसेप्ट को समझने में ही गणित है, ठीक? अब मैथमेटिक्स भी एक तरीके से इंग्लिश भी एक तरीके से मैथमेटिक्स के जैसे चलती है, थोड़ा कंसेप्चुअल होता है। अगर आप उस तरीके से उसको लोगे तो आपको कुछ याद करने, कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ कंसेप्ट है, ठीक? अच्छा, एक बात बताओ, अगर ए की सैलरी, ठीक, 2000 है, ठीक है, तो बी की सैलरी दुगनी होगी तो क्या हो जाएगा? b इक्वल टू 2a लिखते हो ना, तो b की सैलरी कितनी होगी? 4000, ठीक? इसी तरीके से चल रहा है, ठीक है? अब मान लो मेरा घर 200 स्क्वायर फीट का है, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि यार तुम्हारा घर मेरे घर से दुगना है। कितना है? दुगना है, ठीक? तो अगर तुम्हारा घर दुगना है तो वो कितना होना चाहिए? 400 स्क्वायर फीट। क्लियर है, ठीक? अब मैं कह रहा हूं एग्जैक्टली दुगना है, मतलब इंटू 2, ठीक है? अब अगर मैं कहूं कि यार 300 है तो इस केस में क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, दुगना नहीं होगा, ठीक है? मैं कह रहा हूं माई हाउस इज बिगर देन योर हाउस, ठीक? अब इज बिगर देन योर हाउस का मतलब कि मेरे हाउस अगर मान लो 200 है, ठीक, तो तुम्हारा हाउस 199 स्क्वायर फीट होगा, 201 नहीं होगा, ना ही 200 होगा, वो 170 स्क्वायर फीट भी हो सकता है। तो अंडर एनी सर्कमस्टांसेस मेरा हाउस बड़ा ही रहेगा, ठीक? ये 199 भी हो सकता है, 170 भी होता है, ये 100 स्क्वायर फीट भी हो सकता है, ये 80 स्क्वायर फीट भी हो सकता है, तो भी तो ये बड़ा ही होगा, ठीक है? तो उस केस में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री, जब मैं डायरेक्ट कंपैरिजन करता हूं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें मुझे बताना पड़ता है तुम्हारे घर का दुगना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ठीक?
तो बिगर में ये कंफर्म नहीं होता है कितना बड़ा, वो थोड़ा सा भी बड़ा हो सकता है, बड़ा सा भी बड़ा हो सकता है। ठीक, कोई व्यक्ति मेरे सामने 4 फुट का खड़ा हो जाए तो भी मैं उससे लंबाई कहलाऊंगा, कोई व्यक्ति मेरे सामने 6 फुट 1 इंच का भी खड़ा हो जाए तो भी मैं उससे लंबाई कहलाऊंगा। ठीक, भले ही 1 इंच का ही डिफरेंस होगा, उसमें 2 फुट का डिफरेंस होगा, लेकिन मैं तब भी बड़ा ही कहलाऊंगा। लेकिन जब मैं दुगुना वाले केस में आऊंगा, 3 गुना 4 गुना 10 गुना, तो उस केस में मैं बड़ा नहीं कहलाऊंगा। देखिए उस केस में लोग क्या करता है, देखो अब उसी क्वेश्चन को ले आते हैं माई हाउस वाला। ठीक, माई हाउस इज 4 टाइम्स, आ गया ना टाइम्स, टाइम्स मतलब क्या हो गया, दुगुना 3 गुना, कितना गुना 4 गुना। ठीक, माई हाउस इज 4 टाइम्स बिगर देन योर हाउस। अभी मैंने क्या समझाया है कि बिगर का प्रयोग मैं तभी करूंगा जब उसमें कोई अंतर स्पष्ट ना हो, वो थोड़ा सा भी बड़ा हो सकता है, ज्यादा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जब दुगुना 3 गुना 4 गुना का कंसेप्ट आता है तो मैं कभी भी वहां बिगर का इस्तेमाल नहीं करता हूं। मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, एज और एज का। ठीक, एज बिग एज। ठीक, और वहां पे देन को हटा देंगे। अब समझो, एज बिग एज का मतलब क्या हुआ, जितना बड़ा तुम्हारा घर है उसमें 4 गुना कर देंगे तो किसका घर हो जाएगा, मेरा घर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरा घर 200 स्क्वायर फीट है तो इंटू 4 कर दो तो इसका घर कितना हो गया, 800 स्क्वायर फीट। तो यहां पे याद क्या रखना है कि जब भी टाइम्स, टाइम्स ही नहीं, कोई भी ऐसा शब्द जिसमें बताए 2 गुना 4 गुना 5 गुना, उसमें हम लोग ट्वाइस का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, थ्राइस का भी इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इंटू 2 इंटू 3, क्लियर है ना। तो इंटू 2 इंटू 3, जब भी ट्वाइस थ्राइस आएगा तो वो एग्जैक्टली उतना ही रेप्लिकेट करता जाएगा ना। तो उस केस में हम कभी भी बिगर स्मार्टर बेटर इनका प्रयोग नहीं करते। हम लोग हमेशा क्या इस्तेमाल करते हैं, एज बिग एज स्मार्ट एज कूल एज फार एज। ठीक है, याद रखिएगा इस कंसेप्ट को। आज इतने कंसेप्ट पे ही मैं रोकूंगा आज की क्लास। ठीक है, बस इतना ही याद रखो, उतना ही बेहतर है, और धीरे धीरे हम लोग इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। एडजेक्टिव्स के आज फर्स्ट क्लास ली है मैंने, थोड़े से कंसेप्ट बताए। नेक्स्ट क्लास में इसी के ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ एरर डिटेक्शन ही लेके आऊं, मैं उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी ला सकता हूं, फ्रेज रिप्लेसमेंट भी ला सकता हूं, किसी भी तरीके का सवाल। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस कंसेप्ट को याद रखें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको क्या करना है बताइए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसा लगा, चाहे अच्छा हो बुरा हो। अगर अच्छा है तो मुझे बताइए, सॉरी अगर बुरा है तो किसी को मत बताइए, सिर्फ मुझे बताइए, और अच्छा है तो सबको बताइए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो, और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।